आपने कई बार देखा होगा और फील करा होगा। मान लो बहुत पुराना सा ब्रिज होता है ना, बहुत पुराना सा ब्रिज है, आप चलते हुए उस पे जा रहे हैं, तो वहां पे एक साइन बोर्ड लिखा होता है, हेवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद देखा होगा कोई बहुत पुराना सा बेंच हो स्कूल में, आप बैठे हैं 3-4 लोग बैठ के, उसके बाद होता है ढा, जीवन में आनंद आ जाता है। कई बार ऐसा भी देखा होगा, आप बकेट उठाएं, हैंडल आपके हाथ में, मामला नीचे। लिफ्ट में आप जब जाते हैं तो उसमें भी लिखा होता है मैक्सिमम इतना पर्सन ऑफ अलाउड, कभी 12-13 ऐसा लिखा होता है ना। तो होता क्या है बेटा, कई बार बहुत सारे देखा होगा कि ब्रिज में लिख दिया जाता है। अ, फिर जाकर ये भी देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, ट्रैक्स के बीच में। बहुत बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वहां पर भी देखा होगा, हल्का सा ब्रिज पे जो ऊपर वाले पोर्शंस होते हैं वहां पे हल्का हल्का गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जो रेलवे का बीम आपने देखा होगा, वो जो ट्रैक होता है वो आई सेक्शन का होता है बना हुआ, ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो कि बहुत छोटा सा है अपने कोर्स के लिए, जब हम लोग बैचलर्स करते हैं तो ये किताब बन जाता है, और जब मास्टर्स करते हैं तो पूरा का पूरा कोर्स बन जाता है। तो उसका स्टार्टिंग और फील बस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हमारे दिनचर्या में इसका बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा। वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, है ना, क्यों है, क्यों ही पढ़ना इसको जरूरी है, क्यों वो लिखा रहता है जो हैवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो उसके बाद बड़े ट्रक्स को वहां पे नहीं रखते हैं। कुछ टाइम बाद और भी हो जाता तो वहां पे लिख देते कि व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, आप पैदल तो जा सकते हैं बट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। कई बार देखा होगा, बारिश आया, बारिश से बाढ़ आया और पुल साथ में निकल लिया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वो सारी चीजें इसमें हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हम लोग फील करते हुए तो बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इन सब में स्टार्टिंग अगर दिया जाए तो बात होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस की हम लोग बात करें, स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस को डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज इंटरनल इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, है ना। इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा आगे जाकर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, तब आपको और समझ में आएगा मतलब क्या है। मतलब क्या है कि सपोज अपने पास ये बार मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट, अभी मैग्नेट पढ़ाया था तो, कोई भी बार है ना, मैग्नेट नहीं, बार है, कोई भी रॉड है, मान लो यही रॉड ले लेते हैं या ये पेन ले लेते हैं सपोज, है ना, पेन ले लेते हैं। तो एक रॉड है अपने पास, इसको हम लोग खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो सपोज मैं इसको खींच रहा हूं, दोनों साइड से खींच रहा हूं, तो क्या होगा बेटा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, आप जो भी बात करो, ये दोनों चाह रहे होंगे क्या, कि अपने इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो ज्यादा चेंज ना हो, है ना। तो अगर आप इसको खींच रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स पे भी दूर जाने का लग रहा, तो मॉलिक्यूल टेंडेंसी क्या कर रहा कि ये दूर ना जाए, तो इंटरनल फोर्स लग रहा। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका नाम क्या है, स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस तीन प्रकार के होंगे, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस को क्या है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है अपने पास, ये तीन प्रकार के होंगे, जो स्ट्रेस है अपना, ये तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से प्रकार के होंगे सर? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब लेंथ पे के अलोंग लगने वाला, नाम ही बता रहा। ये दो टाइप के हैं लॉन्गिट्यूडनल भी,
ठीक है, जनरली लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, जनरली, जरूरी नहीं है बट जनरली हम लोग करेंगे सिग्मा से। ये दो प्रकार के होंगे, एक है टेंसाइल और दूसरा है कंप्रेसिव। तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब अगर आप खींच रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं, ठीक है, तो खींच रहे मतलब टेंशन दे रहे, उसका लेंथ को इलोंगेट कर रहे हैं ना आप, तो वो कौन सा के कैटेगरी में, कौन सा स्ट्रेस के कैटेगरी में है? तो टेंसाइल स्ट्रेस के कैटेगरी में है। अगर इसके लिए लिखें टेंसाइल स्ट्रेस, तो फोर्स डिवाइडेड बाय ये कौन सा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, है ना, यानी फोर्स के परपेंडिकुलर लगने वाला एरिया है ये। क्रॉस सेक्शन मतलब ये है ना, ये वाला एरिया, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर आप जूम करें तो ये एरिया क्या है, सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या परपेंडिकुलर वाला एरिया भी आप याद कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात की जाए अगर, मतलब यही रॉड मैग्नेट है, यही रॉड है अपने पास, इसको अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, इस रॉड पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, इसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर वाले केस में उसका लेंथ इंक्रीज होगा। अगेन देखो, फोर्स एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लग रहा, फोर्स किस पे लगा रहे हैं आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही लगा रहे हैं। तो इसके लिए भी दिखा जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया वही कौन सा, फोर्स अपॉन एरिया, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, कंप्रेसिव से क्या, लेंथ डिक्रीज होगा। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं हम लोग किस पे, सेकंड वाले पे आ जाते हैं, शेयर स्ट्रेस, सेकंड शेयर स्ट्रेस, है ना, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सपोज अपने पास नोटबुक है ना, मान लो ये बुक है अपने पास, आओ देखो बेटा, अगर मुझे इसका पेज चेंज करना होगा, अगर मुझे इसका पेज चेंज करना होगा, तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, और ये चेंज हुआ पेज। मतलब क्या है, फोर्स किधर लग रहा है, इस सरफेस पे लग रहा, और एरिया भी यही वाला है, तो फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है वो कौन सा, फोर्स एंड एरिया दोनों पैरेलल हैं। सिमिलरली सिमिलरली मान लो आप काकड़ी वगैरह या कुकुम्बर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं उसको छिल रहे हैं, है ना, तो उसका सरफेस फोर्स कैसे लगाते हैं हम लोग, यूं लगाते हैं, है ना। फोर्स और लेटरल एरिया, ये कौन सा एरिया कहलाता है, लेटरल एरिया कहलाता है। आपने बचपन में पेंसिल को शार्प करा होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, तो कैसे लगाते हैं फोर्स हम लोग, यूं, लेटरल एरिया के। अगर पेंसिल को छोटा करना होता है ना, मान लो पेंसिल को आप खींच रहे तो क्या हो जाएगा, लंबा करने का हम लोग टेंडेंसी, ऑल्दो वो टूट जाएगा, लंबा नहीं होगा, बट फील कर सकते हैं हम लोग। तो शियर स्ट्रेस कैसे लगता है, सिमिलरली एक और एग्जांपल, अगर आप अगर आप सपोज कैंची से बाल काट रहे हैं, है ना, तो ये है बाल अपने, ये है हेयर, और सीजर कैसे आया, इधर आया, है ना, सीजर ऐसा आया, ध्यान देना ऐसे आया, तो ये किस एरिया पे लग रहा, ये भी एरिया के पैरेलल लग रहा, है ना, ये भी शेयरिंग एक्शन के कारण, कटिंग एक्शन नहीं है, शेयरिंग एक्शन है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस क्या कहला रहा, शियर स्ट्रेस क्या कहला रहा, ये है, ये भी वही है, इसको जनरली हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ, है ना, टाउ। तो शेयर स्ट्रेस क्या लग रहा, फोर्स एक्टिंग ऑन लैटरल एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है यहां पर कौन सा एरिया है, ये लैटरल एरिया है, एरिया, यहां पे फोर्स एंड एरिया दोनों पैरेलल, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया वेक्टर की अभी नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है बेटा, मान लो यहां पर एक और एग्जांपल आप इसका देख सकते हो, मान लो ये कार्टन वाला बॉक्स है अपने पास, मान लो ये कार्टन वाला बॉक्स है अपने पास, और यहां पर आपने फोर्स लगाया, यहां पे आपने फोर्स लगाया, मतलब इस वाले सरफेस पे फोर्स लगाया, ये वाले सरफेस पे फोर्स लगाया, तो होता क्या है बेटा, आपने फील करा होगा, ये जो कार्टन है ये थोड़ा आगे चला जाता है,
ऐसे, है ना, थोड़ा आगे चला जाता है ये थोड़ा आगे चला जाता है। तो फोर्स किस पे लगा है? लैटरल एरिया पे ही लगा। ठीक है, फोर्स एंड एरिया दोनों पैरेलल है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पैरेलल एरिया। अच्छा, तीसरा आया अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस या प्रेशर भी बोला जाता है। मतलब क्या है, एक बलून को अगर आप ले लेते हैं और उसको पानी में सपोज डाल देते हैं, एक बलून को ले लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, है ना, तो उसको, उस बलून पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस प्रकार का लग रहा होता है ना। तो बलून पे हम लोग बोल सकते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या कि तो प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन, जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? स्ट्रेस पढ़ा। वैसे ही स्ट्रेन भी तीन टाइप के होंगे। तो पहले अगर स्ट्रेन का सिर्फ डेफिनेशन देखा जाए तो स्ट्रेन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ change in a dimension, change, ratio of change in dimension, change in dimension of an object, of an object to the original dimension, original dimension, original dimension। ठीक है, तो अगर स्ट्रेन को हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन अ डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। तो डायमेंशन में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। या तो आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ की बात करें, रेडियस की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेन की, तो चलो वापस से बात करते हैं स्ट्रेन की, है ना। स्ट्रेन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही स्ट्रेन भी तीन प्रकार के होते हैं। आइए, सबसे पहला स्ट्रेन, सबसे पहला स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अलोंग लगने वाला, लेंथ के अलोंग लगने वाला स्ट्रेन। ठीक है, अब इसे हम लोग डिनोट करें, जनरली इसे भी हम लोग ई से ही डिनोट करते हैं। आ जाओ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा दो टाइप के थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी दो टाइप के होंगे। तो पहला स्ट्रेन क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? मान लो अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, आपने इस पे फोर्स लगाया, आपने इस पे फोर्स लगाया, तो इसका लेंथ क्या हो गया बेटा? इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। तो मान लो ये लेंथ इंक्रीज होकर यहां पर, चलो इसको हटा दो जरा, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा देते हैं। आओ, इंक्रीज हो गया, तो लेंथ इंक्रीज होकर मान लो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इनिशियल लेंथ एल था या एल इनिशियल था, फाइनल लेंथ एल फाइनल है। तो चेंज इन लेंथ अपन निकाल सकते हैं, डेल्टा एल निकाल सकते हैं ना बेटा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हुआ? ई इज इक्वल टू कितना? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ हुआ।
एल इनिशियल। वैसे ही बेटा जैसे टेंसाइल स्ट्रेन दो लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप के, एक टेंसाइल, दूसरा क्या होगा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेन, इसका मतलब क्या है बेटा, तात्पर्य क्या है इसका, ये अपने पास एक रॉड है, आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसका लेंथ थोड़ा कम हो गया है, मतलब इसका लेंथ कम हो गया और कम होकर इधर आ गया, एल फाइनल हुआ, ये एल इनिशियल था। सर। हाँ बेटा ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या हुआ, इसका लेंथ को आपने कंप्रेस किया है, आपने इधर देखो फोर्स किधर लग रहा, कंप्रेस करने वाला, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन आया। तो इसके लिए भी अगर हम लोग लिखे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ नेगेटिव में आ जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करेंगे तो आप नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव क्या दर्शा रहा कि फाइनल लेंथ कम हो गया। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेन पे, शेयर स्ट्रेन पे। तो शेयर स्ट्रेस के कारण आया है शेयर स्ट्रेन, इसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। क्यों थीटा से डिनोट करते हैं अभी आपको दिखेगा, आ जाओ। मान लो यहां पर अपने पास, मान लो यहां पर अपने पास वही ऑब्जेक्ट जो था वो रखा हुआ है, ये इसका हाइट h है, ये इसका हाइट h है, और फोर्स लगा है यहां, तो इस फोर्स लगने के कारण ये इसका फाइनल लेंथ ऐसा आ गया, अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। तो मान लो ये एंगल अगर थीटा है, यही है क्या अपने लिए शेयर स्ट्रेन एक्स है, तो शेयर स्ट्रेन को जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं वो किसके बराबर आया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टेन थीटा को आप बहुत छोटा रहे तो थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच, तो शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स बाई एच। तीसरे टाइप का जो स्ट्रेन है अपने पास उसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या कई बार आपको बल्क स्ट्रेन भी कहने को या सुनने को मिल जाएगा, बल्क स्ट्रेन, ठीक है, बल्क स्ट्रेन। मान लो बेटा ऐसा है, वही बैलून को लेकर हम लोगों ने पानी में डाल दिया, है ना, पानी में डाल दिया, तो पानी के कारण इस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इस बलून का थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर बल्क स्ट्रेन हम लोग लिखें तो ये किसके बराबर आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर आता है, ठीक है। तो स्ट्रेन कितने, तीन टाइप के स्ट्रेस हुए, कौन कौन से स्ट्रेस थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर शेयर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो कैटेगरी थे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। शेयर स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव कब था, जब फोर्स किस पे एक्ट हो रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट हो रहा था, बट मतलब वहां पे एरिया परपेंडिकुलर था फोर्स के। फिर शेयर कब आ रहा था, जब फोर्स एंड एरिया दोनों एक ही पैरेलल हो जाए, यानी एक ही सरफेस पे लग रहा है, ऐसा वाला फोर्स लग रहा है, तो वो हम लोग क्या बोल दिए उसको, शेयर स्ट्रेस बोले थे। वॉल्यूमेट्रिक मतलब पानी के अंदर किसी बलून में आप रह गए तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था। तीन टाइप के स्ट्रेन हुए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के भी दो पार्ट हो गए, कौन कौन सा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, दूसरा हो गया शेयर स्ट्रेन, और तीसरा हुआ क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मतलब क्या, टेन थीटा को आपने थीटा निकाला जिसकी वैल्यू एक्स बाई एच। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन जो था अपने पास उसमें मतलब इंक्रीज होता है लेंथ, तो आप क्या लिखे, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात की जाए तो इसमें वॉल्यूम का चेंज हुआ, वॉल्यूम फाइनली कम हुआ, तो डेल्टा वी बाई वी लिखे हम लोग। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हुक्स लॉ, है ना, हुक्स, अरे हुक्स लॉ, इन्होंने क्या बोला कि अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत छोटा हो, अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत छोटा हो, मतलब स्ट्रेस इज वेरी वेरी स्मॉल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, और उसी का नाम दिया गया या उसी को बोला गया हुक्स का लॉ, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को बोला गया इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। तो इस बात को लिखते हैं, फॉर 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 स्मॉल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन,
stress and strain, the stress is directly proportional to proportional to strain, proportional to strain। इसी को क्या बोला, इसी को बोला गया हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड द proportionality constant is known as, is known is known as elastic modulus, elastic modulus। ठीक है, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। यानी कि क्या बोला गया बेटा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम लोग हटाएं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यही किसके बराबर आया, इलास्टिक मॉडुलस के बराबर आया, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, हमारे पास बेटा तीन टाइप के स्ट्रेस हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन हैं, तो इलास्टिक मॉडुलस भी तीन टाइप के होंगे। ठीक है, तो तीन टाइप के इलास्टिक मॉडुलस भी होंगे, तो इसे कॉपी करिए, फिर इसके आगे हम लोग वो पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या क्या, स्ट्रेस तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेन तीन टाइप के होते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, तो इलास्टिक मॉडुलस क्या था बेटा, ई, अगर इलास्टिक मॉडुलस है तो क्या था, ये था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर था, बहुत छोटे वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो तीन टाइप के स्ट्रेस थे अपने पास, तीन टाइप के स्ट्रेन थे, तो इलास्टिक मॉडुलस भी तीन टाइप के ही होंगे, इलास्टिक मॉडुलस भी तीन टाइप के ही होंगे। सबसे पहला जो आएगा अपने पास वो आएगा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जिसे हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा और मैं आगे लेकर चलूं तो स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, स्ट्रेस था अपने पास फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन था डेल्टा एल बाई एल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बाकी सारे को आप ऐसे ही वाइस वर्सा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो जैसे इसे कई बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, तो इसको कई बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम भी दिया जाता है, रिजिडिटी लिखा होगा कई बार, जिसको हम लोग जी से या तो एस से डिनोट करते हैं, है ना, और एस से डिनोट करते हैं। इन जनरल बेटा, इन जनरल बहुत सारे, अगर सवाल में नहीं दिया है एस इज इक्वल टू आप यंग्स मॉडुलस बाई 3, अगर सवाल में नहीं दिया है तो आप ले सकते हैं जरूरत पड़े तो, अगर दिया है तो फिर वही लेना है अपने को। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इज इक्वल टू क्या होगा, याद करो ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन,
शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या था अपने पास? फोर्स अपॉन पैरेलल वाला एरिया, और ये था थीटा जिसकी वैल्यू थी एक्स अपॉन एच के बराबर। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी इज इक्वल टू क्या होगा? याद करो, बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था? प्रेशर के बराबर, तो ये होगा डेल्टा वी, डेल्टा पी प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, डेल्टा। अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था तो विथ माइनस साइन भी आप लिख सकते हैं। ये आया क्या? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का इनवर्सली होता है कंप्रेसिबिलिटी। के, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस भी होता है। तो चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, बल्क मॉडुलस निकालकर इनवर्स कर दो तो वो आ जाएगा क्या? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना? तो ऊपर वाला पार्ट हट गया है, ऑल दो, तो मैं लिख देता हूं, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो इसे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग समझते हैं और बहुत प्रेम से समझेंगे। तो इसका अरेंजमेंट समझाता हूं, और ये कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है वो बताता हूं। तो एक्चुअली में ये जो कर्व प्लॉट किया जाता है ये यूसीएम मशीन के हेल्प से किया जाता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। कैसा होता है? एक बार मैग्नेट, फिर से मैग्नेट, एक बार लेते हैं हम लोग, उसको जॉ में फिक्स करते हैं। ये जॉ होता है ना? मतलब सपोज ये अपना बार मैग्नेट है, इसको हम लोग खींचते हैं, ऊपर नीचे से खींच रहे हैं हम लोग, है ना? तो खींचेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका लेंथ इंक्रीज होगा ना, तो इसका लेंथ इंक्रीज होने लगता है, इसका लेंथ इंक्रीज होने लगता है। तो पहले आप छोटू सा हल्का सा आप स्ट्रेस देते हैं, हल्का सा स्ट्रेस देते हैं तो हल्का सा स्ट्रेन आता है, थोड़ा सा, इतना लंबा भी नहीं, हल्का सा स्ट्रेन आया इसमें, हल्का सा स्ट्रेन आया, हल्का सा स्ट्रेन आया। और फिर तुरंत हम लोगों ने मेजर करा। कैसे मेजर करते हैं बेटा? थ्रेड होता है ना, थ्रेड से मेजर करना आसान होता है, तो थ्रेड लेते हैं हम लोग और उसको ले जाकर मेजर करते हैं वहां पे। जैसे मेजर हो गया उसको हम लोग फिर स्केल पे लेकर देख लेते हैं कितना आया। तो स्ट्रेस भी देखा जो कि मशीन में बता रहा था, फिर स्ट्रेन भी देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे स्ट्रेस को आपने हटाया, मतलब जैसे ये फोर्स आपने रिमूव करा, ये अपने पुराने लेंथ पे वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा एक दो बार हम लोग करके देखते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर क्या करते हैं? स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं हम लोग, स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं। स्ट्रेस को और बढ़ाया, तो स्ट्रेस को बढ़ाया तो हम लोग देखें क्या कि इलोंगेशन भी इसका बढ़ गया, है ना? थोड़ा सा मोटा बना दो, इसका इलोंगेशन भी बढ़ गया। फिर हम लोग छोड़कर देखते हैं, तो देखते हैं अभी भी स्ट्रेन जीरो हुआ है, बट इट टेक्स टाइम, ये धीरे 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 जीरो हुआ। इससे पहले क्या था? जैसे ही स्ट्रेस गायब स्ट्रेन गायब, अभी धीरे धीरे हुआ। तो हम लोग लगा अच्छा, मतलब स्ट्रेस हटाने के कुछ टाइम के बाद स्ट्रेन जीरो हो रहे हो, ऐसी बात है तुम्हारी। हम लोगों ने बोला ठीक है। इसके बाद और लिया, फिर से आपने स्ट्रेस लगाया, तो और स्ट्रेस लगाया तो इसका लेंथ और इंक्रीज हुआ। बट जैसे ही इस टाइम पे हम लोगों ने लेंथ को इंक्रीज करा, तो हम लोगों ने देखा कि अब अगर आप स्ट्रेस को हटा रहे हो, अगर आप अब स्ट्रेस को हटा रहे हो, तो स्ट्रेन अभी जीरो नहीं हो रहा, स्ट्रेन है उसमें। तो इस रीजन का क्या नाम दिया गया? प्लास्टिक रीजन दिया गया, जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा? इस टाइम पे डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। और हम लोग इसको बढ़ाएं, तो और बढ़ाने लगे तो देखने लगे कि स्ट्रेन अब बहुत लंबा होने लगा है। ठीक है, स्ट्रेन बहुत आने लगा है। फिर एक पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू आया जहां पर आप, जहां पर नेक फॉर्मेशन होने लगा, नेक फॉर्मेशन। तो आओ नेक फॉर्मेशन को बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना, नेक फॉर्मेशन कैसे होने लगा। तो नेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा?
नेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होने लगता है, देखो कलर चेंज कर दे रहा हूं, मतलब ये ऐसा बनने लगता है, नेक जैसा बनने लगता है ना, ये ऐसा बनने लगता है, नेक फॉर्म होने लगता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो नेक फॉर्म हो रहा है, ये नेक फॉर्मेशन। जहां पे नेक फॉर्मेशन होने लगता है उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट, मतलब अब इसके बाद ये टूट जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं उसे, अल्टीमेट स्ट्रेस लिखेंगे हम लोग। और ज्यादा हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं बेटा, और ज्यादा अगर हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है, लास्ट पॉइंट ये टूट जाता है। कैसा टूट जाता है, ये कप एंड कोन फॉर्मेशन करके टूट जाता है, कप एंड कोन। ठीक है, तो ऊपर वाला कप के जैसा दिख रहा है, ये कोन के जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए कप एंड कोन बोल दिया जाता है। तो कप एंड कोन फॉर्मेशन करके ये टूट जाता है। तो जहां टूटा उसका नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। उसका नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। आ जाओ अब इस सभी बातों को हम लोग एक एक करके लिखते हुए चलते हैं। तो जहां तक बेटा आपने देखा था कि आप स्ट्रेस हटा रहे थे तो स्ट्रेन भी हट जा रहा था, तुरंत हो रहा था, उस लिमिट तक को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ओ से ए, ओ से ए, है ना, ओ से ए, या सिर्फ आप पॉइंट नंबर ए की बात करें तो ये क्या है, ओ से ए को हम लोग बोल देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। और ये कब तक पॉसिबल है, जब 1% से कम होता है तभी तक पॉसिबल है। छोटा सा याद है, एक स्टेटमेंट लिखा था हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कब, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद आप पॉइंट बी पे जाते हैं, है ना, पॉइंट बी पे जाते हैं। तो पॉइंट बी पे भी जब आप स्ट्रेस को हटा रहे थे तो स्ट्रेन धीरे 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 जीरो हो रहा था, बट हो रहा था, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। और इसके बाद यील्डिंग स्टार्ट होता है, मतलब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो इसको आप और क्या बोल देते हैं, यील्डिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। तो बी क्या है, यानी ओ से लेकर बी तक अगर बोले तो ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो तो पुराने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये ए वाला पॉइंट था, ये बी वाला पॉइंट था। अब बी के बाद क्या होता है, बी के बाद आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। देखो बेटा, स्ट्रेस की वैल्यू किधर है, ऊपर की तरफ, तो स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा, और स्ट्रेन की वैल्यू इधर है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, ये है स्ट्रेन की वैल्यू। तो आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बट डिफॉर्मेशन कैसा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने पुराने शेप में अब वापस नहीं आ सकता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी आप बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एक ऐसा पॉइंट आया जब क्या हुआ था, जब क्या हुआ था, ये मैक्सिमम स्ट्रेस था। मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद क्या होता है, इस पॉइंट के बाद आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते हो, मान लो आपने स्ट्रेस को कम भी किया फिर भी डिफॉर्मेशन बढ़ने लगा, और डिफॉर्मेशन बहुत रैपिड बढ़ रहा है। देखो बेटा, इत्तू सा अगर कोई कलर चेंज करके मैं बताता हूं, रुक जा। हाँ, मान लो इस पॉइंट के बाद मैंने इतनू सा, ये जो छोटा वाला लाइन दिख रहा होगा आपको, इतना स्ट्रेस कम किया है, बट स्ट्रेन कितना चेंज हो गया, यहां से यहां तक चेंज हो गया। स्ट्रेस चेंज हुआ बहुत स्मॉल सा, बट स्ट्रेन बहुत ज्यादा चेंज हुआ। तो इसके बाद स्ट्रेन बहुत रैपिड बढ़ता है, कब, जब अल्टीमेट स्ट्रेस हो। तो इस पॉइंट का नाम होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, या अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल देते हैं ये पॉइंट का। इसके बाद कप एंड कोन फॉर्मेशन होता है, फिर स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है और लास्ट में डी पॉइंट पे टूट जाता है। तो ये है पॉइंट नंबर डी, ये है पॉइंट नंबर डी। और इसको चाहो तो आप सी या फिर बी, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, ये है पूरा का पूरा क्या, कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट ऑफ क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं हम लोग उसके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो सबसे पहला टेम्परेचर, या चाहो तो पूरा लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उससे पहले एक बात बताओ, एक बात बताओ, किसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा? मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल आया, इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? पहला, स्टील का ज्यादा होगा या रबर का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा बताओ? स्टील। बहुत बढ़िया, एक जवाब है स्टील, दूसरा जवाब रबर। रबर का। बराबर मात्रा में सर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। रबर सर। रबर, अरे रबर जीत रहा है, 2 रबर आ गया। और कोई? अरे हैं बस, बाकी जनता, ना हम इधर के ना उधर के, बताओ। तो वोटिंग के आधार पर विजेता रबर देख रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। देखो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? तो अगर आप स्ट्रेस को सेम करते हैं, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना? तो चेंज इन लेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा? रबर का ज्यादा होगा या स्टील का ज्यादा होगा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से कौन ज्यादा आसानी से इलोंगेट हो जाएगा, रबर या स्टील? अरे रबर। रबर हो जाएगा। रबर तो सर। रबर का इलोंगेशन ज्यादा है, रबर का इलोंगेशन ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी कैसा होगा? कम होगा ना, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका स्ट्रेन कम होगा। आंसर इज स्टील, स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, कई बार ऐसे ही ये छोटा सवाल आ जाता है। ठीक है, तो साइड में कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? जो मटेरियल है अपना, उसका इलास्टिसिटी कम होता जाता है, क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट होता जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? विद द राइज ऑफ, शाबाश चलो भाई, विथ द rise of temperature, with the rise of temperature, या with increase in temperature, rise या increase कुछ भी आप लिख सकते हैं, increase of temperature, the modulus the modulus the modulus of of elasticity the modulus of elasticity decreases, modulus of elasticity decreases, but एक exception होता है, but in var, for in var the elasticity remain unchanged, for in var elasticity remain unchanged, शाबाश, in var elasticity remain unchanged. Second, with addition of impurity, with addition of impurity, with addition of impurity। देखो बेटा, impurities impurities डालने से इलास्टिसिटी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्या? टाइप ऑफ impurity से। सो विद द एडिशन ऑफ impurities, इलास्टिसिटी may increase or decrease, may increase or decrease, elasticity may increase or decrease। Third one, effect of annealing, effect of effect of annealing,
तो एनेलिंग बेटा एक प्रोसेस होता है, एनेलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और स्लो कूल करते हैं। हीटिंग एंड स्लो कूलिंग एंड स्लो, बहुत अच्छे, कूलिंग। इसका मतलब क्या है, सपोज अपने पास एक फर्नेस है, फर्नेस जहां पर मटेरियल को आपने गर्म करा है और इसको आप ऊपर ले जाते हैं और धीरे धीरे कूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, आप धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहे हैं और धीरे धीरे आप इसे कूल करते हैं। तो जैसे ही आप धीरे धीरे इसे कूल करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, लार्ज ग्रेन आर फॉर्म्ड, लार्जर grains or crystals are formed, crystals are formed, लार्ज ग्रेन और क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज ग्रेन और क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए ये अपने पास एक मैग्नेट, एक बार है जिसको आपने क्या करा, आपने इसको हीट करा है और हीट करने के बाद धीरे धीरे कूल करा है, तो लार्ज ग्रेन फॉर्म हुआ। मान लीजिए यहाँ पे 2 ग्रेन फॉर्म हुआ है। तो आप जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आप टेंसाइल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्रिस्टल ही है जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है। मतलब या इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, इलास्टिसिटी क्या होता है, अब इलास्टिसिटी क्या होता है, अपने पुराने शेप में वापस आने के लिए, तो यहाँ पे पुराने शेप में वापस आने के लिए बस 2 क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल है ना। मतलब इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी वो डिक्रीज हो रही है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है। जो चौथा प्रोसेस होता है अपने पास, जिसमें हैमरिंग एंड रोलिंग बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। मान लो सेम केस लेते हैं। अब हैमरिंग एंड रोलिंग कहने का क्या तात्पर्य होता है बेटा, देखा होगा आपने, जो आयरन के वेसल्स वगैरह बनाते हैं या कुछ वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले उसे हीट करते हैं और उसके बाद उस पे हैमर से ब्लो करते हैं, हैमर से ब्लो करते हैं। तो हैमरिंग करने से क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बन जाते हैं। तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बन जाते हैं। यहाँ पे मान लो 2 क्रिस्टल टूटकर 4 या 5 क्रिस्टल बन गया। तो अभी पीछे की तरफ या ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए 5 क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप हैमरिंग और रोलिंग करते हैं, रोलिंग क्या है, 2 रॉड ले लेते हैं हम लोग या रोलर ले लेते हैं, उसके बीच से रॉड को पास करवाते हैं, तो यहां पर भी कंप्रेशन लगता है। तो हैमरिंग और रोलिंग से क्या हुआ, इससे स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म हुए, इससे स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। और स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म होने से क्या हुआ है, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो गई है, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना। ये बताओ जरा, सपोज ये रॉड है अपने पास, इसमें मैंने फोर्स लगाया एफ, इसका एक कुछ एरिया होगा, है ना। यहां पर मैंने लगाया फोर्स और इसका भी कुछ एरिया होगा, और यहां भी मैंने लगाया फोर्स, यहां भी लगाया फोर्स, और एरिया सबका सेम है। तो आपको बताना है ना, स्ट्रेस कितना होगा तीनों केस में, स्ट्रेस कितना होगा बताइए। पहली बात, जो फर्स्ट केस है इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, यहां पर एक्सेलरेशन आएगा बट स्ट्रेस 0 होगा। क्यों, क्योंकि सपोज ये रॉड है अपने पास, आपने सिर्फ आगे की तरफ फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा, स्ट्रेस नहीं लगेगा। स्ट्रेस में आना है तो इसको आप किसी जगह पे फिक्स करो, अब आप खींचो तब स्ट्रेस आएगा, मोशन उस टाइम पे नहीं आएगा। यहां पर दोनों साइड से खींचो तब जाकर स्ट्रेस आएगा। मतलब क्या है बेटा, जहां एक्सलरेशन दिख रहा है अपने को, अगर आप इस वाले रॉड को देखो तो आप क्या आएगा, एक्सलरेशन आने लगेगा, एक्सलरेशन आएगा या नेट फोर्स आएगा, तो वहां पे स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक्सलरेशन को कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पे पीछे की तरफ फिक्स कर दिया, मतलब जो फिक्स वाला पॉइंट है वो भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा, तो यहां पे अगर आप स्ट्रेस देखें वो कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर आएगा। सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए भी स्ट्रेस दोनों तरफ
फोर्स सेम बराबर है, तो स्ट्रेस क्या लिखे, फोर्स अपॉन एरिया लिखे। ठीक है, देख बेटा, मान लो अपने पास ये रॉड है, ये रॉड है, इस पे आपने फोर्स लगाया, इस पे आपने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का नाम इसने बोला टेंशन, लेंथ है L1। ठीक है, तो अपने को क्या पता था, याद कर, फोर्स इज इक्वल टू या फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि ये था यंग्स मॉडुलस, तो मैं उसको कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L बाई एल के बराबर था। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, फोर्स इज इक्वल टू AY/L इनटू डेल्टा L, और इसी को क्या लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, इसको बाद में हम लोग मटेरियल कांस्टेंट बोलेंगे, इसी का नाम हम लोगों ने दिया मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, मटेरियल कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू क्या है, AY/L है, और यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा L लिख सकते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, AY/L, AY/L के बराबर है, ये है मटेरियल कांस्टेंट। अच्छा, तो टेंशन T1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ फाइनल लेंथ है इसका L1, इनिशियल लेंथ को L0 ले लिया, यही है डेल्टा L। सेकेंड केस, दूसरे केस में टेंशन T2 है, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 या L2 माइनस L0 है, तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या लिख सकते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हैं, T1/L2 माइनस T1/L0 इज इक्वल टू T2/L1 माइनस T2/L0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो L0 की वैल्यू आ गई, L0 की वैल्यू आ गई T2/L1 माइनस T1/L2 बाई T2 माइनस T1, ये हुआ। इसे आप एज अ फॉर्मूला भी रख सकते हैं, इसे आप एज अ फॉर्मूला भी रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा।